बोलूं कि दुनिया में जो भी पीड़ा है, मिजरी है, कष्ट है, दुख है, ये सब हट जाएगा अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति से अपना जो मोह है उसको खत्म करते। ऐसी बातें अगर मैं कहूँ तो आप कहोगे कि मैम ये एसएसटी की क्लास है, कोई प्रवचन की क्लास नहीं है जो बिल्कुल ही बेकार की बातें करने शुरू कर दी। अब अगर हम टाइटल देखें चैप्टर का तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको चैप्टर में समझाए जा रहे हैं। पहला सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा रशियन रेवोल्यूशन। और चैप्टर इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड भी है। ये मेजर चेंज हुआ तो लोगों का दिमाग जो है वो ऐसा माइंड ब्लो हो गया। जैसे नहीं होता आप मैच देख रहे हो, हमेशा आज जैसे इलेक्शंस, इस तरीके का इलेक्शंस है जिसमें आपको लग रहा है यार यही तो सरकार आएगी जो आ रही थी, और एकदम से चेंज हो जाता है, कोई और पार्टी ही इतने सारे सीट्स ले आती है और आप सोचते हो यार मेरा तो माइंड ब्लो हो गया। तो मेजर फादर ऑफ सोशलिज्म, जिसने सोशलिज्म का चेहरा ही बदल दिया, द मेन हीरो ऑफ सोशलिज्म इज कार्ल मार्क्स एंड उनका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल समाज है, जहाँ पर इंडस्ट्री है, जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो इनहेरेंटली पूंजीवादी होती है, वो इनहेरेंटली प्रॉफिट ड्रिवन होती है। यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट कौन है? जो फैक्ट्री को ओन करता है, जो फैक्ट्री का ओनर है। देखो ना, सेशन को एक सिंपल सी चीज से शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया में जो भी पीड़ा है, मिजरी है, कष्ट है, दुख है, ये सब हट जाएगा अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति से अपना जो मोह है उसको खत्म कर दे। अगर लोगों के पास खुद की जमीन नहीं होगी, खुद की इंडस्ट्री नहीं होगी, खुद की संपत्ति नहीं होगी, खुद के लिए वो काम नहीं करेंगे बल्कि समाज के लिए काम करेंगे, जो इंडस्ट्री होगा वो समाज के लिए प्रोडक्शन करेगा, तो हमारी जो प्राइवेट दुख पीड़ा है वो खत्म हो जाएगा और हमारा जो समाज है वो बड़ा उभर के आएगा। ऐसी बातें अगर मैं कहूँ तो आप कहोगे कि मैम ये एसएसटी की क्लास है, कोई प्रवचन की क्लास नहीं है जो बिल्कुल ही बेकार की बातें करनी शुरू करती। बट यहाँ पर इफ आई से कि ऐसा एक समाज इतिहास में, हिस्ट्री में बना था, द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया, वंस अपॉन अ टाइम ऐसी विचारधारा यहाँ पर फैली थी जहाँ पर लोगों को ये रियलाइज हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। हम सबको एक दूसरे के लिए पैसे कमाने चाहिए। वहां पर ना ही विचारधारा फैली थी बल्कि वहां एक ऐसी सरकार एक जमाने में बनी थी जो आज की सरकारों से बहुत ज्यादा अलग है, जहां पर जो फैक्ट्रियां बनी थी वो लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रही थी। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये तो फिक्शन ज्यादा लग रहा है, रियलिटी नहीं, पर ये रियलिटी थी। तो गाइज आज के सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 हिस्ट्री एंड माय फेवरेट चैप्टर टू टीच, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। बहुत बढ़िया चैप्टर है आपके क्लास 9 का। यूजुअली बच्चों को ये वाला चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी आज के सेशन के एंड तक आते आते आपको ये होगा कि यार अगला सेशन कब आएगा, हमें कहानी और जाननी है। इतना बढ़िया चैप्टर है ये और इतनी बढ़िया कहानी है सोशलिज्म की कि ये विचारधारा जो है हमेशा हर एक स्टूडेंट को दिल से छू भी लेती है और हर एक स्टूडेंट जो है बड़े होकर भी इस विचारधारा को, इस थ्योरी को याद रखता है। ठीक है, तो बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। साथ में इसको मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। बस मैं यही चाहूंगी कि आप वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, बम फूटने वाले हैं, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे इस कहानी में कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको बीच में ये भी बताती रहूंगी कि कौन से कॉन्सेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि ये वीडियो जो है पहले से रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे आ रही है। आप इस वीडियो को अगर स्लो स्पीड में देखना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, हाई स्पीड पे देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यूट्यूब है भाई, इसका पूरा लाभ उठाइए, है ना, और अच्छी तरीके से लेक्चर को पूरे एंड तक देखिए। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। यू गाइज ऑलरेडी नो मी, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, मैं आपकी सोशल स्टडीज एजुकेटर हूँ ऑन द वेदांतु क्लास 9 चैनल और इस पूरे साल मैं आपको एसएसटी पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपने मेरे अभी तक इस चैनल पे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से जो है मैं आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 15 मिनट्स जो मैंने एक मूवी की तरीके से आपको चैप्टर समझाया है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी इन 15 मिनट्स, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे आप वो देख सकते हो। बाकी हमारे चैनल का प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पर हमारी सारी पुरानी वीडियोस आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर वीडियो, सब कुछ प्लेलिस्ट में
अवेलेबल है। आज के मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ भी करने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो आपके अंदर है। ये नहीं कि कोई शक्ति किसी और मोटिवेटर स्पीकर के अंदर है जिसके अंदर से शक्ति लेके आप पढ़ाई करोगे। नहीं, आपको अपने अंदर से जो है वो शक्ति निकालनी है पढ़ाई करने की, और आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, आई होप यू आर एक्साइटेड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वेदांतु क्लास 9 चैनल में जो क्वालिटी वीडियोस आपको मिलेंगी शायद ही कहीं और पूरे साल इतनी मेहनत करने वाले टीचर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। शुरुआत करते हैं आपके सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 हिस्ट्री का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब अगर हम टाइटल देखें चैप्टर का, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको चैप्टर में समझाए जा रहे हैं। पहला सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा रशियन रेवोल्यूशन। और चैप्टर इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड भी है। पहला पार्ट जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो सोशलिज्म, एक नई विचारधारा के बारे में है। देखो यार, पिछले चैप्टर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे मोनार्की, राजा का राजपाट को यूरोप के एक देश से हटाया गया जो सैकड़ों सालों से यूरोप में चलता आ रहा था, और वहां पर एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई, लोगों की सरकार एस्टैब्लिश की गई। पहली बार इक्वालिटी, समानता, लिबर्टी वाले कॉन्सेप्ट जो है दुनिया में लाए गए। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक और विचारधारा उस टाइम पॉपुलर हुई थी जिसका नाम है सोशलिज्म। वो क्या विचारधारा है और कैसे वो यूरोप में, नॉट जस्ट इन रशिया बट यूरोप में फैली। फिर हम एक दूसरे क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं, रशियन रेवोल्यूशन, जो रशिया में हुई थी। अब एक मेजर प्रश्न जो बच्चों के दिमाग में आता है वो ये आता है कि मैम हम बाकी देशों के क्रांतियों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, हमें क्या मतलब। देखो यार, ये जो क्रांति थी कुछ ऐसी क्रांति थी जिन्होंने पॉलिटिकल वोकैब्युलरी बदल ली। मतलब इससे पहले आज तक लोगों ने आज़ादी, सोशलिज्म, विचारधारा, ये सब टर्म्स ही नहीं सुने थे। समानता, भाईचारा, है ना, ब्रदरहुड। तो पहली बार ये टर्म्स आए आफ्टर दिस रेवोल्यूशन, और इन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को भी काफ़ी इंस्पायर किया। तो इसीलिए इन क्रांतियों के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कोट है जिसमें लिखा होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, द फर्स्ट टाइम इज अ ट्रेजेडी, द सेकेंड टाइम इज अ फार्स। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। पहली बार अगर रिपीट करे तो भाई ट्रेजेडी है, दूसरी बार कर रही है तो भाई फार्स है, ये गलती है, ये हम जान के करवा रहे हैं। इसलिए हिस्ट्री को पता करना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो वाह, काफी ज्ञान देने वाले मूड से आई हूं मैं आज। तो चलो आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। तो गाइस, यू ऑलरेडी नो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा कि 17 निकल गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में सैकड़ों सालों से राजा का राजपाट, मोनार्की चला आ रहा था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन किसने किया? भगवान ने आके नहीं किया, ये लोगों ने अपनी शक्ति के बल पर, अपनी क्रांति के बल पर राजा के राजपाट को, मोनार्की को हटाया, और वहां नेशनल असेंबली, दैट इज लोगों की सरकार आई। तो जब ये मेजर चेंज हुआ तो लोगों का दिमाग जो है वो ऐसे माइंड ब्लो हो गया। जैसे नहीं होता, आप मैच देख रहे हो हमेशा, आज जैसे इलेक्शंस, इस तरीके का इलेक्शंस है जिसमें आपको लग रहा है यार यही तो सरकार आएगी जो आ रही थी, और एकदम से चेंज हो जाता है, कोई और पार्टी ही इतने सारे सीट्स ले आती है, और आप कहते हो यार मैं तो माइंड ब्लो हो गया। तो यहाँ पर सोचो, माइंड ब्लो इंटू 100x हो गया था, है ना। जहां पर सैकड़ों सालों से जो एक सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था चल रही थी, वो बिल्कुल बदल गई इस क्रांति के बाद। तो बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, यू ऑलरेडी नो। पहला एस्टेट था आपका क्लर्जी का, है ना, जो चर्च गोअर्स थे। दूसरा था नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेट, जिन पे जमीन थी, जो बहुत अमीर थे, जिन पे काफी पैसा था। और तीसरा था आपका थर्ड एस्टेट, जिसमें आम आदमी थे, है ना, जिसमें आपके फार्मर्स और आर्टिजन्स और पेंटर्स, ये था आपका थर्ड एस्टेट। अब आपको पता है कि जो थर्ड एस्टेट थे, इस पे काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था, वो काफ़ी टैक्सेस पे करता था, और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट आराम की ज़िंदगी जीते थे। उनके पास प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थी, कुछ विशेष अधिकार थे जस्ट बिकॉज दे वर बोर्न इन द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट, और वो टैक्सेस भी नहीं पे करते थे। तो इस तरीके का समाज यूरोप में एग्जिस्ट करता था।
अब समाज कैसे बदला? समाज देखो, ये समाज तो सैकड़ों सालों से था। ऐसा क्यों हुआ कि 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, इस टाइम पे जो आप 10th में भी पढ़ोगे, इस टाइम पे प्रिंट कल्चर काफी पॉपुलर होने लगा। प्रिंट है ना, न्यूज़पेपर्स जो है लोगों तक पहुंचने लगे, तो लोगों की जो विचार थे, लोगों के जो सोच थे, वो लोगों तक जब फैले तब लोगों के अंदर क्रांति की भावना आई। दूसरा रीजन इसका है द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, है ना, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि भाई मिडिल क्लास का इमर्जेंस, जो एजुकेटेड था, जिनके पास पैसा था, जो क्वेश्चन करने लग गए एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को, उनके वजह से ये पूरी क्रांति हुई। वो हीरो थे इस पूरे क्रांति के, है ना। तो ये सब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो पहली बार इक्वालिटी और फ्रीडम, समानता और आजादी के बारे में लोगों को बताया गया। लोग जो है पहली बार एक अलग विचारधारा के बारे में सोचने लग गए। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि पहले लोगों को लगता था इनइक्वालिटी ही होती है। पहले लोगों को लगता था कि अगर आप थर्ड एस्टेट में पैदा हुए हो तो चींटी की ही जिंदगी जियोगे और चींटी की मौत ही जियोगे। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। पीपल नेवर थॉट कि वो फ्री भी हो सकते हैं, कि वो आज़ाद भी हो सकते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने आज़ादी का लहू, जो खून है, वो चूस लिया था, अब उन्हें लगा कि अब तो हम समाज को कैसे भी बना सकते हैं, अब तो हमें जैसा मन करे वैसा आम खा सकते हैं, है ना। जैसे नहीं होता, मम्मी पापा हर चीज को मना करते हो, एक दिन उन्होंने बोला हाँ बेटा ठीक है, कोई भी चॉकलेट ले ले, तो दिल एकदम कूद जाता है। आई डोंट नो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, लाइक कौन सी लूं, पहली बार मुझे अलाउ किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी पहली बार लोगों को एक फ्रीडम थी कुछ सोचने की, कुछ समाज को इस तरीके से बनाने की जो अलग हो सकता था, इंस्टेड ऑफ मोनार्की जो सैकड़ों सालों से चलता आ रहा था। इंडिया में भी ये जो नए कॉन्सेप्ट थे लिबर्टी इक्वालिटी के, ये पहुंचे। जैसे राजा राममोहन रॉय, डेरोजियो, इन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स जो फ्रांस और रशिया से उभर कर इंडिया तक पहुंच रहे थे, और उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया अपने फ्रीडम स्ट्रगल में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। अब यूरोप में जब ये सब मेजर चेंजेस हो रहे थे, क्रांति हो रही थी, तो अलग अलग टाइप के लोग थे। जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है तो अलग अलग टाइप के लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बढ़िया है भाई, है ना, ये जो है ना बीजेपी अकेली जीतती तो सही नहीं होता, ऑपोजिशन भी होना चाहिए, है ना, नहीं तो ये डिक्टेटर बन जाता। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं यार ये तो बड़ा गलत हो गया, है ना, अच्छा खासा चल रही थी जो है रेल पटरी पे, हमारा जो है रिफॉर्म हो रहा था, अब रेल निकल गई पटरी से, अब देश का जो है बिल्कुल ही घाटा होगा। तो हर समाज में कुछ भी होता है तो अलग अलग टाइप के व्यूज उभर के आते हैं। तो यूरोप में भी जब ये सब क्रांतियां चल रही थी, जब राजा का राजपाट बहुत देशों से हटाया जा रहा था, तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो है इमर्ज हो रहे थे। आप कहते हैं लिबरल्स, रैडिकल्स और कॉन्जर्वेटिव्स। बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में आता है। पहला है लिबरल। लिबरल वर्ड हम उनके लिए भी यूज करते हैं जो अपने विचारों में काफी फॉरवर्ड होते हैं, काफी आगे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिबरल, राइट। तो जो यहाँ पर लिबरल्स थे, दे टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल्स वो लोग थे जो सारे धर्मों को टॉलरेट और रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। दोज वर द लिबरल्स। दे बिलीव्ड कि राजा का राजपाट नहीं होना चाहिए। उनको लगता था कि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व, कि बेटा लोग जिनको चुने वो लोग जो है इलेक्शंस, मतलब वो लोग जो इलेक्टेड है वो लोग जो है डिसीजंस ले। तो देयर शुड बी एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट होना चाहिए, लॉज होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए। तो लिबरल्स का जो जैसे आज की सरकार होती है, वैसे लिबरल्स का एक वो था, एक मतलब दे वांटेड दिस काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट। प्लस वो चाहते थे कि पीपल शुड हैव राइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उनका ये मानना था कि सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सुपरमैन हो, जो भगवान हो, जिनके सामने हम प्रश्न ही नहीं कर सकते, है ना। उनका ये मानना था कि लोगों के पास हक होने चाहिए अपने सरकार के खिलाफ, राइट। दे अपोज्ड डायनेस्टिक रूल। डायनेस्टिक मतलब पारिवारिक रूल, कि भाई एक ही परिवार बार बार जो है रूल कर रहा है, नहीं। उनका ये मानना था कि मेरिट के बेसिस पे, आपकी योग्यता के बेसिस पे आपको रूल करना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे लिबरल्स तो बढ़िया थे, हम भी लिबरल है, हम भी सारे धर्मों को टॉलरेट करते हैं, हम भी चाहते हैं लोगों की सरकार हो, है ना। लेकिन लिबरल्स की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, वो ये कि लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे। लिबरल्स चाहते थे एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट एक्सेप्ट वुमेन, एक्सेप्ट वुमेन हु आर पुअर। उनका ये मानना था कि ओनली मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है, दे शुड हैव द राइट टू वोट, बट वुमेन जिनके पास पैसा नहीं है उनको राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। तो ये पार्ट याद रखना, लिबरल्स
वर नॉट डेमोक्रेट्स। ठीक है, ये पार्ट एग्जाम में आता है बहुत बार। लिबरल्स क्या थे? डेमोक्रेट्स नहीं थे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे विचारधारा पे जो यूरोप में काफी फैल रही थी। आई वुड से मैं थोड़ी रैडिकल टाइप की हूँ। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आप किस विचारधारा में आते हो। दूसरा है रैडिकल्स। रैडिकल्स चाहते थे समाज में क्रांति हो, रेवोल्यूशनरी चेंज आए। जैसे लिबरल्स चाहते थे चेंज आए, है ना, बट आराम, मतलब जैसे चेंज चल रहा है वैसे आए, बट रैडिकल्स चाहते थे क्रांति वाली बदलाव आए अगर समाज में आना ही है। उनका ये मानना था कि बेटा सरकार लोगों की होनी चाहिए, राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए, चाहे वो आदमी अमीर या गरीब हो, चाहे वो औरत हो, है ना। ये एक बड़ा चेंज वो चाहते थे समाज में। They also respected all religions। वो वुमेन सफरेज मूवमेंट, दैट इज राइट टू वोट मूवमेंट को जो है सपोर्ट करते थे। रैडिकल्स का ये मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लिबरल्स का भी ये मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, निजी संपत्ति होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गाइस आपको याद रखने वाली बात ये है कि एक जमाने में जब मोनार्की हुआ करती थी, जब राजा का राजपाट हुआ करता था, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लोगों की खुद की निजी संपत्ति नहीं थी, सारी संपत्ति राजा की हुआ करती थी। आज जो जमीन आपकी है, राजा उसे आपसे छीन के किसी और को दे सकती है ना। बट आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, सरकार अगर हमारी प्रॉपर्टी ले रही है तो सरकार को हमें पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो आपके रैडिकल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को बिलीव करते थे, लेकिन दे वर अगेंस्ट इनइक्वालिटी, है ना। वो मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट इतना असमानता नहीं होना चाहिए अमीर और गरीब में, प्रॉपर्टी थोड़ी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वो ये मानते थे। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे विचारधारा पे, दैट इज कॉन्जर्वेटिव्स। कॉन्जर्वेटिव्स होते थे जैसे हमारे दादा दादी और कुछ लोगों के मम्मी पापा, जैसे मेरी मम्मी, एनीवेज कुछ लोगों के मम्मी पापा जो पुराने ख्यालात में बिलीव करते हैं, जैसे शादी, मैरिज, है ना, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, या फिर मोनार्की, चर्च, है ना, जो पहले से सैकड़ों सालों से एग्जिस्ट करते हैं। उन इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बिलीव करते हैं उनको कॉन्जर्वेटिव्स या रूढ़िवादी बुलाया जाता है। अब देखो, कॉन्जर्वेटिव्स ये तो मान गए थे कि अब क्रांति आ गई, हम पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा सकते, है ना। एक बार आप लोग चांद पे चले गए, आप लोगों ने कार चलानी सीख ली, तो पैदल चल के हमेशा आप स्कूल नहीं जाओगे, अब आप गाड़ी में ही जाओगे, गाड़ी आ गई है घर पे। तो उन कॉन्जर्वेटिव्स का ये मानना था कि अब जो चेंजेस आए हैं समाज में, उसके बाद आराम आराम से चेंजेस आने चाहिए, लेकिन हमें अपने ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को नहीं भूलना चाहिए। ये वही दादी हुई जो बोली कि बेटा शादी तो आपने अपनी मन मर्जियां कर ली अपने मन मर्जियां वाले लड़के से, लेकिन करवा चौथ जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है वो तो तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, जो सैकड़ों सालों से व्रत चलते आ रहे हैं, चाहे वो सावन का हो, चाहे वो करवा चौथ का हो, ऐसे ही थोड़ी ना चलते आ रहे हैं, उसमें कुछ तो लॉजिक होगा जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी रैडिकल्स यही बिलीव करते थे दैट यस, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज होगा, बट चेंज आराम आराम से आना चाहिए समाज में। ओल्ड हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे चर्च, मोनार्की, इनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। प्लस उनका ये भी मानना था कि लोगों को सरकार नहीं चुननी चाहिए, सरकार में लोगों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दे बिलीव दैट देयर शुड बी अ लिमिटेड गवर्नमेंट दैट हैज अ रिड्यूस्ड रोल इन पीपल्स लाइफ। लिमिटेड सरकार होनी चाहिए, उसका काम बस होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, बाकी जो है लोग अपना अपना काम करते रहे। तो दीज वर द कॉन्जर्वेटिव्स। ये है आपके तीनों जो विचारधारा है। अब हम इन तीनों का डिफरेंस एक बार वापस से रिवाइज करते हैं इस अमेजिंग टेबल के साथ। बढ़िया टेबल मैंने आपको दे रखी है, इसके साथ चलो रिवाइज करते हैं। जो आपके लिबरल्स थे वो कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे? वो चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, जहां पर आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे सरकार चले। रैडिकल्स भी चाहते थे कि सरकार जो है लोगों की चुनी हुई सरकार हो, दैट इज चोजन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, राइट, कंट्रीज पॉपुलेशन। कॉन्जर्वेटिव्स चाहते थे कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो, लिमिटेड सरकार हो, जहां लोगों का बहुत कम कंट्रीब्यूशन हो, राइट। चेंजेस की अगर हम बात करें तो लिबरल्स चाहते थे कि भाई हाँ, चेंज होना चाहिए, जैसे हमारा दुनिया जो है वो सेक्युलर बन जाना चाहिए, जहां हर धर्मों का रिस्पेक्ट हो। रैडिकल्स चाहते थे कि रेवोल्यूशनरी चेंज होना चाहिए, क्रांतिकारी चेंज होना चाहिए, है ना। कॉन्जर्वेटिव्स चाहते थे कि चेंज धीरे धीरे होना चाहिए, इट शुड बी स्लोली, right? Democrats, liberals were not Democrats. They did not want everyone to have the right to vote, only men with property.
रेडिकल चाहते थे कि भाई सबको वोट मिले, चाहे क्या पता उनको ये भी चाहते थे कुत्तों को भी वोट मिले, बट इस पॉइंट पे तो वांटेड मेन, वुमेन एंड मेन विदाउट प्रॉपर्टी आल्सो टू वोट। इसलिए मुझे लगता है मैं तो रेडिकल्स में ही आती हूँ। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉन्जर्वेटिव्स में, जिनको ये लगता था कि नहीं, जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ मोनार्की और क्लर्जी को मिला था वही सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। वो दे डिड नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, राइट। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें तो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव करते थे, लेकिन रेडिकल्स ये मानते थे कि कभी भी इतनी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए अमीर और गरीब में, थोड़ा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का, राइट। कॉन्जर्वेटिव्स हाउएवर हेल्ड दैट ऑल प्रॉपर्टी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ नोबिलिटी एंड द चर्च, क्योंकि वो कॉन्जर्वेटिव्स थे, वो रूढ़िवादी थे, पुराने ख्यालात में मानते थे। ठीक है, तो ये थी आपकी तीनों विचारधारा। अब समाज में जब इतने सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे तो समाज में इकोनॉमिक्स में भी काफी चेंजेस हो रहे थे। देखो यार, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ना दो मुंह है एक ही चेहरे के, है ना, जैसे दो टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, वो कभी अलग नहीं हो सकते। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना, अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया आपका स्टॉक मार्केट टैंक कर गया। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल्स ये कह रही थी कि बीजेपी को मेजॉरिटी मिलेगी, 400 पार होगा, वो नहीं हुआ, तो आपका इकोनॉमिक्स जो स्टॉक मार्केट वो आराम से नीचे गिर गया, है ना। वैसे ही आप कभी कभी देखते हो कि जब सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे, 2014 में ऐसा हुआ था कि सब्जियों के दाम बड़े ज्यादा महंगे हो गए थे, तो एक सरकार जो है नीचे गिर गई थी, है ना। जब इलेक्शन हुए तो दूसरी सरकार ऊपर उठ गई थी। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में भाई भाई है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर समाज में पॉलिटिक्स में चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब समाज में इकोनॉमिक्स में भी बहुत मेजर चेंजेस हो रहे होंगे, एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, तो क्या चेंजेस हो रहे थे हमारे समाज में? देखो यार, हमारे समाज में चल रहा था समथिंग कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था समाज में, इकोनॉमिक्स में हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? पहले जो प्रोडक्शन होता था वो हाथ से कारीगरी करते हुए होता था, ठीक है, बट अब जो है इंडस्ट्री लगने लगी, फैक्ट्रियां लगने लगी, मशीनें लगने लगे। और ये जो मशीन, गाइस एक सेकेंड, ओके गाइज, सॉरी, बहुत शोर हो रहा था बाहर से, सो आई जस्ट वेंट आउट टू से दैट, है ना। तो जैसे क्रांति समाज में हो रही थी, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वैसे ही इंडस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये था कि पहले अगर कारीगर हाथ से काम करते थे, हाथ से जो है एक दिन में कितनी टी शर्ट बना लेंगे, 20 टी शर्ट बना लेंगे, है ना। बट जब फैक्ट्रियां लगने लग गई, एक फैक्ट्री में एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20-25 मशीनें लगने लग गई, तो एक दिन में 50 लाख टी शर्ट्स बनने लग गई, राइट। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरे समाज को, पूरे दुनिया को बदल दिया। जब इंडस्ट्रीज लगने लग गई तो ये शहरों में लगने लग गई, तो न्यू सिटीज केम अप, है ना, नए शहर वगैरह एस्टैब्लिश होने लग गए, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड। अब ये जो टी शर्ट बनी है ये गांव के लोग थोड़ी ना पहनेंगे, अब कितने गांव के लोग पहनेंगे, तो इनको पूरे देश में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने लगा। आप देख रहे हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री के खुलने से समाज में सब कुछ बदल गया, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने लगा, रेलवेज डेवलप होने लगा, जिससे वो जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया। क्योंकि पहले लोग एक ही टी शर्ट पूरे साल यूज करते थे, अब लोगों के पास एक नहीं 15 टी शर्ट जो है अलमारी में होने लगी, टू वेयर द एंटायर ईयर, है ना। लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया, नए शहर आ गए, एम्प्लॉयमेंट जो है अलग टाइप का हो गया। पहले लोग खुद जो है सामान बनाते थे, अब लोग फैक्ट्रियों में काम करके सामान बनाने लग गए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन completely changed the world. Now, what was the impact of industrial revolution on people? यहाँ पहली लाइन देखते हैं, industrialization brought men, women and children to factories. Men, women, आदमी, औरत एंड चिल्ड्रेन ऑल्सो टू फैक्ट्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को लगता है कि भाई हमारा जीवन तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती है। बेटा एक जमाने में छोटे छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे 6-7 साल के बच्चे भी शहरों में जाके
पूरे दिन 15-15 घंटे काम किया करते थे, काले चेहरे हो जाते थे और बिल्कुल ही बुरी सिचुएशन में काम करते थे बहुत कम पैसों के लिए। तो जो बच्चे बोलते हैं ना हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, बेटा जीवन बहुत बेहतर हो गया है पहले जमाने से, है ना। अगर पढ़ाई लिखाई करने को मिल रहा है तो पढ़ाई लिखाई बड़े मन से करो, है ना। ज्ञान दे दिया, चैप्टर पे वापस आते हैं। तो जब इंडस्ट्रीज आई तो आदमी, औरत और बच्चे सब फैक्ट्रियों के लिए निकल गए। क्यों निकल गए? क्या शौक था? फैक्ट्री देखना था उनको, टूर करना था? नहीं, उनको चाहिए था रोजगार, उनको चाहिए था एम्प्लॉयमेंट। तो आदमी, औरत और बच्चे गांव से शहर जो है जाने लग गए थे नौकरी ढूंढने के लिए, है ना। बट प्रॉब्लम क्या थी कि नौकरी इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, नौकरी बहुत कम थी, और जो नौकरी अवेलेबल थी वो भी बहुत फैंसी अवेलेबल नहीं थी। बहुत लंबा काम, बहुत लंबे घंटे काम करने पे बहुत कम पैसे मिला करते थे। आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क द वेजेस दैट वर गिवन वर वेरी पुअर। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बड़ी कॉमन थी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे क्या है ना कि पटाखे की फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जब दिवाली का टाइम आएगा, बाकी टाइम जो है वो लेबर नहीं रखेगा। वैसे इंडस्ट्रियल गुड्स जब डिमांड ज्यादा आती थी सामान का, जब प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता था तब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता था, बाकी टाइम बहुत ज्यादा बेरोजगारी रहती थी, है ना। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग तो भाग भाग के आ रहे थे शहर की, भाई हम लोग शहर में रहेंगे, हमें नौकरियां मिलेंगी, लेकिन शहर में इतनी जगह नहीं थी, इतनी हाउसिंग नहीं थी, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो लोग बहुत छोटे छोटे कमरों में रहते थे, बहुत फिल्दी, गंदे एनवायरमेंट में रहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो लोग सह रहे थे। अब देखो यार, जब इकोनॉमिक्स में लोग प्रॉब्लम सहते, इकोनॉमिक्स मतलब मार्केट में लोग प्रॉब्लम सहते हैं, तो उसका सोल्यूशन पॉलिटिक्स में निकालना पड़ता है। मानते हो ये बात? आज अगर मुझको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा या मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं तो मैं कहाँ जाती हूँ? सरकार के पास जाती हूँ, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है तो पॉलिटिक्स में इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही इकोनॉमिक्स में उस टाइम दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, लोगों की जिंदगी बदल गई थी, लोग शहर पहुंच गए थे, शहरों में जो नौकरियां थी वो मिल तो रही थी लेकिन बहुत घंटे काम करने पे बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत कम दिनों का रोजगार मिलता था, बाकी टाइम लोग अनएम्प्लॉयड रहते थे, शहरों में फिल्दी सिचुएशन में, गंदे सैनिटेशन में, गंदे हाउसिंग में उन्हें रहना पड़ता था। तो ऐसे सिचुएशन में जो अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, जैसे लिबरल्स, रैडिकल्स, कॉन्जर्वेटिव्स, वो लोग अपने अपने सॉल्यूशंस देने लग गए इन प्रॉब्लम्स के लिए। अब जो लिबरल्स और रैडिकल्स थे वो यूजुअली इंडस्ट्रियल वर्कर्स और इंडस्ट्रियल ओनर्स ही थे, जो फैक्ट्री को ओन करते थे, है ना, वो यूजुअली लिबरल्स और रैडिकल्स ही थे। तो उन्होंने जो है अपने सॉल्यूशंस देना शुरू कर दिया टू सॉल्व दिस ह्यूज प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि दे फर्मली बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। उनका ये मानना था कि देखो, राजा का राजपाट तो बिल्कुल हट जाना चाहिए और प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ नहीं होने चाहिए। आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा, यू ऑलरेडी नो कि जो मिडिल क्लास है, लिबरल क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, ये चाहती थी कि मेरिट के बेसिस पे लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो उनका ये मानना था कि अगर हम लोगों को उनकी आज़ादी दे दें, अगर गरीब के पास एक फ्रीडम हो टू लेबर, टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, और जिन लोगों के पास पैसा हो, जिनके पास इंडस्ट्री हो, वो लोग अपनी इंडस्ट्री खोल पाए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो राजा हम पे डाल रहा है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो लिबरल्स और रैडिकल्स का क्या मानना था? उनका ये मानना था कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दी जाए, लोगों को अलाउ किया जाए कि वो शहर आए और काम करें, और हमको अलाउ किया जाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री खोलें, तो लोगों की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो लिबरल्स और रैडिकल्स के विचारधारा काफ़ी पॉपुलर हुए उस टाइम पे, और काफ़ी सारे वर्कर्स ने भी लिबरल्स और रैडिकल मूवमेंट को ज्वाइन किया, जहाँ पर वो चाहते थे कि राजा का राजपाट हटे और एक नेशनल यूनिटी हो, जिसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ोगे। ठीक है, उसमें ज़्यादा मत जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो लिबरल्स एंड रैडिकल्स जो है वो चाहते थे कि एक नई सरकार एस्टैब्लिश हो यूरोप में, राइट। अब यूरोप में आप इफ यू रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आपको पता है कि आखिरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में नेपोलियन आ गया था। कुछ याद आ रहा है? नेपोलियन आ गया था, और फिर नेपोलियन को हराया गया था इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू, है ना। किसने हराया था, क्यों हराया था, इसके बारे में आप 10th में पढ़ोगे। बट फिर 1815 से 1830 तक यूरोप में आ गया था कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर,
है ना, ये जो रूढ़िवादी लोगों का रूल था ये यूरोप में फ्रॉम 1815 टू 1830 आ गया था। इसको बस समझ लो, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इस टाइम पे जो आपके लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, जो चाहते थे मोनार्की हट जाए, जो चाहते थे कि भाई लोगों का रूल हो, वो लोग अंडरग्राउंड चले गए थे। रियल में अंडरग्राउंड नहीं चले गए थे भाई अंडरग्राउंड जाके हमें नाचना है, पार्टी करनी है, नहीं। वो लोग अंडरग्राउंड जाना मतलब छुप गए थे, अपने विचारों को छुपाने लग गए थे, क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाने लगी थी बाय एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, बाय एग्जिस्टिंग राजास, राइट। लोग जो नेशंस के बारे में बात करने लग गए थे, जैसे गुसीपी मजीनी, जिसके बारे में आप अगले क्लास 10 में पढ़ोगे, है ना। गुसीपी मजीनी एक इटालियन नेशनलिस्ट जो चाहता था इटली स्पीकिंग लोग एक ही राष्ट्र में रहे, एक ही नेशन में रहे। वो लोग जो है अंडरग्राउंड चले गए थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो इस टाइम पे कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में था और इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे लिबरल्स और रेडिकल्स, जो चाहते थे कि राजा का राजपाट हटाया जाए और एक नेशन स्टेट एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने चैप्टर में पढ़ा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, कैसे उसकी वजह से नई विचारधाराएं यूरोप में फैली, जैसे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। फिर हमने पढ़ा कि यूरोप में नेपोलियन को हरा दिए जाने के बाद यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर आया, जिसके अगेंस्ट खड़े हुए आपके मिडिल क्लास लिबरल्स और रेडिकल्स, जिसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ोगे। अब जब ये सब यूरोप में इस टाइम पे हो रहा था, अब हम पढ़ेंगे एक नए विचारधारा के बारे में जो यूरोप में आया, जिसका नाम था सोशलिज्म। एक नया हीरो, रणवीर सिंह ऑफ द मूवी, बिकॉज आई लव हिम, है ना, जो आया इन द एंटायर मूवी, जिसका नाम था सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा थी जिसने लोगों का लिटरली माइंड ब्लो कर दिया, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट थ्योरी, है ना। आज भी जब लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ते हैं, तो बोलते हैं यार बात में दम तो है ना। तो क्या एग्जैक्टली था सोशलिज्म? आराम से बैठ जाओ, पॉपकॉर्न है तो पॉपकॉर्न खाओ और आराम से इस थ्योरी को सुनो। सोशलिस्ट कौन थे? सोशलिस्ट वो लोग थे जो निजी संपत्ति के अगेंस्ट थे। दे वर अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका ये मानना था दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अभी चल रही है, लोग जो है बहुत बुरी सिचुएशन में घरों में रह रहे हैं, है ना, बीमार हो रहे हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स की अगर कोई जड़ है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्यों है प्राइवेट प्रॉपर्टी? उनका ये मानना था कि क्योंकि जैसे आज मैं हूं, मेरा नाम है हकीम सिंह, है ना, मैंने अपनी फैक्ट्री खोल ली, मैंने इस फैक्ट्री में 20 लोगों को रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट दी। अब वैसे आप कहोगे बहुत बढ़िया बात है, हकीम सिंह तो बहुत अच्छा आदमी है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। बट ये जो फैक्ट्री मैंने खोली है, ये मैंने चैरिटी के लिए नहीं खोली, ये मैंने इसीलिए नहीं खोली कि 20 लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पर ये फैक्ट्री मैंने खोली, इसमें मैंने पैसा लगाया, इसमें मैंने मशीन खरीदी, मैंने इसीलिए करा है जिससे कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, है ना, इसीलिए मैंने फैक्ट्री खोली है जिससे कि मैं खुद प्रॉफिट कमाऊं। तो इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट दे वर ओनली कंसर्न्ड विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। अल्टीमेटली मेरा एम क्या है कि मैं पैसे कमाऊं, चाहे मैं अपने वर्कर्स को बहुत कम पैसे दूं, मेरा मेन एम है कि मैं पैसे कमाऊं। मेरा ये एम नहीं है कि उनका वेलफेयर हो, उनका उद्धार हो, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके वजह से मैं प्रोडक्शन कर पा रही हूँ। तो लोगों का, इस सोशलिस्ट का ये मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो सिर्फ खुद का सोचते हैं और खुद का ही प्रॉफिट जो है देखते हैं। चलो वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। नाउ उनका ये रैशनल था। तो आप कहोगे कि मैम इसका ऑल्टरनेटिव क्या है ना। तो उनका ये मानना था कि अगर समाज में हम लोग इंस्टेड ऑफ ओनिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी कलेक्टिव प्रॉपर्टी ओन करें, अगर ये फैक्ट्री सिर्फ मेरी नहीं, हम सब 20 लोगों की है, हम सब 20 लोगों में प्रॉफिट जो है बट रहा है, तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो पैसा आएगा हम सबका होगा और सबका उद्धार भी होगा। समझ गए हो कि क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आप कार है ना, ये कार या तो भाई बस मेरी है, 5 कार्स है मेरे पास, 5 कार्स मेरी है, मैं आपको जो कहूंगी जाओ बेच के आओ, तो आप बेच दोगे, आपको पता है यार हर महीने मुझे सैलरी मिलनी है, बेचने का पूरा प्रयास करोगे, फिर आ जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा ये जो 5 कार्स है हम सब पांचों लोगों की है, जितने में हम इसको बेचेंगे उतने पैसे जो आएंगे हम सब इक्वली डिवाइड करेंगे, तो आप और ज्यादा प्रयास करोगे, यार इसको तो बहुत अच्छे रेट पे बेच के आऊंगा, क्योंकि जो पैसा आएगा उसमें से मेरा भी
एक हकदार होऊंगा मैं उसका, है ना। एंड दैट इज व्हाट सोशलिज्म इज अबाउट। सोशलिज्म इज अबाउट कलेक्टिव प्रॉपर्टी। सोशलिज्म इज अबाउट कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप समाज के उद्धार के बारे में सोच रहे हो। सो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड दे कैंपेन्ड फॉर इट। क्लियर? दे वांटेड कि इंस्टेड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कलेक्टिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हो। अब आप कहोगे कि मैम कॉन्सेप्ट तो सही है ना, मजेदार है, हम भी चाहते हैं ऐसा समाज हो, बट हाउ कैन अ सोसाइटी एग्जिस्ट विदाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी? ये जो समाज है सोशलिस्ट सोसाइटी जो कलेक्टिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे एग्जिस्ट करेगी, ये कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो इसके भी अलग अलग विजन सामने आए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट दिया। कोऑपरेटिव्स क्या होता है? कोऑपरेटिव्स इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फिशर फोक में। फिशर फोक तो ये फिशर मैन वुमेन दोनों होते हैं, तो फिशर फोक बुलाते हैं जो मछुआरा जो होता है, जो मछुआरा मछली पकड़ के आता है। तो इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है कि 10 परिवार है, 10 परिवार के जो मछुआरे हैं वो सी में जाते हैं, खुद उन्होंने जो है पैसा डाल के रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बोट वगैरह खरीदते हैं, नेट वेट खरीदते हैं, जाके लेट्स से वो 50 मछली एक दिन में पकड़ के लाते हैं। अब ये जो 50 मछली है इसको ये आपस में बांट लेते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो अगर एक परिवार है जिसमें 10 बच्चे हैं तो उनको ज्यादा मछली दे दी जाती है, और एक परिवार में एक ही इंसान है तो उसको आधी मछली दे दी जाती है, ऑल्दो मेहनत सबने इक्वली की है सी में जाके, है ना। तो ऐसा कोऑपरेटिव इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव्स। अनदर एग्जांपल ऑफ अ कोऑपरेटिव इज अमूल, है ना, जहां पर जो भी मिल्क प्रोड्यूसर्स है, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो आपस में जो मिल्क बेचते हैं प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर सरकार जो है कोशिश करे कि इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव्स की तरह काम करे, जहां पर प्रॉफिट वर्कर्स के बीच में जो है बांट देना चाहिए। सिर्फ एक इंसान प्रॉफिट कमाए ऐसा नहीं होना चाहिए। लुई ब्लैंक ने बोला था दैट ऑल कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस मतलब जो सिर्फ अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती है, उनको हटा के हमें कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश कर देना चाहिए जहां पर प्रॉफिट्स जो है वो लोगों के बीच में बांटा जा सके। अब इसके अगेंस्ट काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, मुझे पता है, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास रॉबर्ट ओवन है। रॉबर्ट ओवन एक्चुअली एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी एस्टैब्लिश भी करना चाहते थे कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, जो उन्होंने किया भी था, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जहां पर लोग प्रोडक्शन साथ में मिलके करते हैं और जो वो कमाते हैं वो आपस में नीड के बेसिस पे मेंबर्स के बीच में बांट लेते हैं। ऐसे समाज को कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है, ठीक है। नाउ अदर थिंकर्स जो आप कह सकते हो द मेजर फादर ऑफ सोशलिज्म, जिसने सोशलिज्म का चेहरा ही बदल दिया, द मेन हीरो ऑफ सोशलिज्म इज कार्ल मार्क्स एंड उनका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स ने बोला था, ये इनके कॉन्सेप्ट बड़े मजेदार है तो बहुत ध्यान से सुनना, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा आपको। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लिख लो आप इसको, इज इक्वल टू कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट होता है प्रॉफिट ड्रिवन, पूंजीवादी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल समाज है, जहां पर इंडस्ट्री है, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो इनहेरेंटली पूंजीवादी होती है, वो इनहेरेंटली प्रॉफिट ड्रिवन होती है। यहां पर जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट कौन है? जो फैक्ट्री को ओन करता है, जो फैक्ट्री का ओनर है ना, जो फैक्ट्री का ओनर है वो प्रॉफिट कमाता है वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके। देखो यार, कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। जैसे आप हो, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने फैक्ट्री खड़ी की, है ना, आपने फैक्ट्री खड़ी की, आपने मशीनें लगाई, आपने इलेक्ट्रिसिटी खरीदा। अब इन सब का तो फिक्स प्राइस है ना, इन सब का फिक्स प्राइस है। फैक्ट्री 1 पैसों की आएगी, लैंड 1 पैसों का आएगा, मशीन 1 पैसों का आएगा, उसमें आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो आप वर्कर्स को लगाते हो, जो आप लेबर को लगाते हो, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, है ना, तभी अपना प्रॉफिट आप बढ़ा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक टी शर्ट आपकी बन रही है 20 रुपए में और आप उसको बेच रहे हो 30 रुपए में, तो आपका कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? मैथ्स करो, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप ऑब्वियसली 10 रुपए से खुश नहीं हो, आप चाहते हो कि ये प्रॉफिट एटलीस्ट 15 रुपए तक जाए।
अब आपको पता है कि आपका कॉस्ट प्राइस कैसे कम होगा। अब जो आपने फैक्ट्री खरीद ली, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, उसको तो कम नहीं कर सकते, पर जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसको अगर आप अभी तक 5 रुपए देते थे तो अब से आप उसे सिर्फ 2 रुपए दोगे, तो आपने अपना कॉस्ट प्राइस किया 15 रुपए, और आप देखोगे कि अब आपका प्रॉफिट हो गया 15 रुपए का। तो वर्कर जो आपका प्राइवेट, जो आपका कैपिटलिस्ट है, वो कैसे प्रॉफिट कमाता है? वो प्रॉफिट कमाता है और बाय एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर, वो प्रॉफिट कमाता है बाय एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर। तो कहेगा कि ये तभी, अब आप वेदांतु को ही देख लो, है ना, वो कैसे प्रॉफिट। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, सुन मत लेना कोई, नौकरी से बाहर चली जाऊंगी मैं। सो द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव as long as profit was accumulated by private capitalists। कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो वर्कर्स की सिचुएशन है, जो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्कर्स की सिचुएशन बहुत बुरी है, वर्कर्स को बहुत घंटे काम करना पड़ता है और बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो वर्कर्स की ये सिचुएशन है, ये तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक प्राइवेट एक्यूमुलेशन होगा, जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि जो आपके कैपिटलिस्ट है वो वर्कर्स के अत्याचार पे, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके ही अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो बोलते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, आप लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट द चेन्स दैट आर बाइंडिंग यू, जो आपको हथकड़ी बांध रही है ना, आपको काम करने के लिए, हर रोज नौकरशाही करने के लिए, हर रोज ये क्लासेस लेने के लिए वेदांतु में, इन सबको तोड़ दो और खुद के राजा बनो, है ना। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में यो अगर आपको समझ आ गया। कार्ल मार्क्स का एक सिंपल, और नहीं आया तो वापस से इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो। कार्ल मार्क्स का एक सिंपल थ्योरी है कि जो वर्कर्स है दे हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या बोला कार्ल मार्क्स में? कार्ल मार्क्स ने बोला कि वर्कर्स तभी फ्री होंगे, वर्कर्स तभी आजाद होंगे जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति को ओवरथ्रो कर लेंगे और वहां पर एस्टैब्लिश करेंगे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। क्लियर? तो उन्होंने कहा मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रैडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि अगर वर्कर्स फ्रीडम चाहते हैं, अगर वर्कर्स आज़ादी चाहते हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब वो कैपिटलिस्ट ओनर्स को ओवरथ्रो करेंगे और एक ऐसा समाज एस्टैब्लिश करेंगे जहां पर समानता है, जहां इक्वालिटी है, जहां सारी प्रॉपर्टी जो है समाज कंट्रोल कर रही है, सरकार कंट्रोल कर रही है। दैट इज अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। उन्होंने कहा यही है विजन फ्यूचर का। बल्कि उन्होंने ये भी बोला था कि एक्सप्लॉइटेशन एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग इतना परेशान हो जाएंगे इतने कम पैसों से, कि वो साथ में यूनाइट करके इन सारे ओनर्स को, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स को हटा के खुद का समाज बनाएंगे जिसका नाम होगा कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स बिलीव्ड इन। अब ये सोशलिज्म वाली थ्योरी काफी फैलने लगी। आप खुद सोचो ना, यूरोप में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप खुद सोचो अगर एकदम आपको कोई बोले, है ना, स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल परेशान हो, जब आप 11th 12th में जाओगे, IIT कोचिंग भी है, माँ बाप का प्रेशर भी है, टीचर का प्रेशर भी, आप कहोगे यार पूरा सिस्टम ही तोड़ दिया जाए, ये सिस्टम ही तोड़ दिया जाए, है ना, सिस्टम को तोड़ के स्टूडेंट्स जो है राजा बनने चाहिए, स्टूडेंट्स को डिसाइड करना चाहिए वो क्या पढ़ना चाहते हैं, है ना, ऐसा चेंज हो जाए, ऐसा रेवोल्यूशन हो जाए। तो ये रेवोल्यूशन, ये सोशलिज्म एक ऐसा ही कुछ प्रॉमिस कर रहा था लोगों को कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है जहां पर तुम काम कर रहे हो, इतना कम तुम्हें पैसा मिलना चाहिए, ये सिस्टम को ही तोड़ दो। तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तो तुमको पैसा मिलना चाहिए ना, कोई ना अमीर लोगों को पैसा मिलना चाहिए, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। अब इसके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट भी है, ठीक है, अगेन उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, ठीक है। अब सोशलिज्म की थ्योरी यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी। एक इंटरनेशनल बॉडी भी एस्टैब्लिश हुई कॉल्ड द सेकंड इंटरनेशनल, जिसका काम यही था कि सोशलिज्म की विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इंग्लैंड और जर्मनी में भी जो वर्कर्स थे वो सोशलिज्म के नाम पे बेटर वर्किंग कंडीशंस की डिमांड करने लग गए, है ना। दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस। जर्मनी में वर्कर्स ने अपनी खुद की पार्टी भी बनाई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने फिर सीट्स भी जीती पार्लियामेंट में, है ना, मतलब एक बड़ी पार्टी भी बनी। लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, जो आज भी एक बहुत बड़ी पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस फॉर्म हुई, जो सोशलिज्म की विचारधारा पे आधारित थी, है ना, दैट वाज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट आइडियल्स, राइट। पर अभी तक
टिल 1914 कोई भी सरकार नहीं बनी थी सोशलिस्ट वाली सरकार जो एक्चुअली वे पूरा सिस्टम बदल सकती थी। बट ऐसा हुआ था इन रशिया, दिस टुक प्लेस इन रशिया, जहां पहली बार सोशलिज्म नाम की विचारधारा सरकार में आई, जहां पर समाज में क्रांति आई, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म, पूंजीवादी समाज, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किया गया। तो किस तरीके का वो समाज था, कैसे वो क्रांति आई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन द रशियन रेवोल्यूशन पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। मजा आया? तो कहूँ ना बोलते हो कि भाई मजा बड़ा आया, बोलो ना चैट बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। अगला सेशन होने वाला है बच्चों 7 जून को 4 बजे, है ना, ऐसे ही वीडियो आएगी। मेक श्योर आप वीडियो को देखना, वीडियो को देख देख के जो आपको समझ आ रहा है आप लिखना ज़रूर, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपको चैप्टर जो है क्लियर होगा, ठीक है, दिमाग में। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत मज़ेदार है, अगर आप इसको सोचो तो आप अपनी दिन भर की दुनिया में भी, एवरीडे लाइफ में भी इसको लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, जैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं इतना काम कर रही हूँ, इतनी क्लासेस ले रही हूँ और कमा इतना कम रही हूँ, है ना, पर असली प्रॉफिट तो ओनर्स ले जा रहे हैं। मतलब मैं वेदांतु की बात नहीं, जनरली बोल रही हूँ कि ऐसा होता है ना, वेदांतु बढ़िया है, बहुत अच्छा है भाई, तुम बहुत अच्छे हो, है ना, बट असली प्रॉफिट कौन ले जा रहा है? जो असली प्रॉफिट कमा रहा होगा वो आपके ओनर्स ले जा रहे हैं, है ना, वो आर ओनिंग द कंपनी, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो साथ में हमें मार्केट में बेचना चाहिए, साथ में हमें प्रॉफिट जो है अर्न करना चाहिए, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का, ये आज भी लोगों के दिल को छूता है, ठीक है। तो कभी इसके बारे में सोचना, कमेंट में मुझे बताना। होमवर्क क्वेश्चंस पे जाते हैं, आंसर मुझे कमेंट में बताओ। व्हाई डिड सम लिबरल्स एंड रेडिकल्स बिकम रेवोल्यूशनरीज इन फ्रांस, इटली, रशिया एक्सेट्रा? What kind of development took place as a result of new political trends in Europe? How can you say that the liberals were not Democrats? 3 homework questions. Let me know your answers in the comment section, और comment में बता भी देना चैप्टर कैसा लग रहा है भाइयों, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। दिस इज अ मास्टर टीचर्स सोशल स्टडीज एजुकेटर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट। गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।